हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कैलाश सोलंकी। मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय के सोलंकी में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अर्थात पुष्पी पौधों की आकारी की। तो मॉर्फोलॉजी के संबंध में जो एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे निकाल दिए हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, अंत तक उसको देखिए। आपको इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हल करवा दिए जाएंगे और अंत तक इस वीडियो के अंदर बने रहे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के अंदर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की, पुष्पी पौधों की आकारी की। तो सबसे पहले तो ये मॉर्फोलॉजी क्या होगी। अगर किसी पौधे की बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं, आकारी की, जैसे जड़ें कैसी है, तना कैसा है, पत्तियां कैसी है, तो बाहरी संरचना का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको अपन आकारी की बोलेंगे। यदि आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाएगा तो उसको अपन एनाटॉमी या आंतरिकी के नाम से जानते हैं। तो आज हम आकारिकी पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे, सरसों में मूल का प्रकार कौन सा है। हम जानते हैं कि मूल दो प्रकार की होती है, मूसला मूल और झकड़ा मूल। तो सरसों जो पौधा है उसके अंदर आप बता सकते हो आराम से कि जो मूल का जो प्रकार होगा वो कौन सी मूल होगी। सरसों के पौधे के अंदर जो मूल पाई जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, मूसला मूल। अब आपको मूसला मूल का अर्थ समझ में आना चाहिए कि मूसला मूल वास्तव में होती क्या है। जैसे ये जड़ है, तो मूलांकुर से, भ्रूण के मूलांकुर से जो जड़ें निकलेंगी वो दो प्रकार की होगी, मूसला मूल और जकड़ा मूल। तो ये मूलांकुर से निकलती, मूलांकुर से निकलने वाली मुख्य जड़ बिल्कुल मोटी होगी और उसके बाद में उसके साइड से अनेक इस प्रकार से छोटी छोटी प्राथमिक व द्वितीयक मूलें निकलेंगी, द्वितीयक व तृतीयक मूलें निकलेगी। आपसे बोलूँ मैं, मूलांकुर से निकलने वाली प्राथमिक मूल मोटी होगी और उसके बाद में उससे द्वितीयक और तृतीयक मूलें निकलेगी। तो ये जो मूल होगी वो मूसला मूल के नाम से जानते हैं। अगर मैं अपस्थानी की बात करूं तो मूलांकुर से जो प्राथमिक जड़ निकलेगी वो अल्प आयु की होगी। कुछ समय बाद में ये जो मूलांकुर से निकलने वाली जो प्राथमिक मूल है वो नष्ट हो जाएगी और उसके बाद में उसकी जगह पर अनेक मूलें इस प्रकार से निकल के आएगी। अब आपको इसके अंदर कोई मुख्य मूल नजर नहीं आएगी। आप किसी को नहीं कह सकते कि भाई इसके अंदर मुख्य मूल कौन सी है। तो जड़ें, मूलांकुर से निकलने वाली प्राथमिक मूल अल्पायु होगी और उसकी जगह पर फिर अनेक छोटी छोटी जड़ें निकल आएगी। तो इन सभी जड़ों को अपन मिला के ये जो मूल है उसको अपन झकड़ा मूल, अपस्थानी की जगह मैं शब्द यूज करूंगा, झकड़ा मूल के नाम से जानते हैं। तो ये झकड़ा मूल कहलाएगी, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें कि भाई एक बीजपत्री पौधों में कौन सी मूल पाई जाती है। तो एक बीजपत्री पौधों के अंदर मूल की बात करें तो झकड़ा मूल, आप ऑप्शन दे गया होगा, झकड़ा मूल एक बीजपत्री पौधों के अंदर मिलने वाली ये रूट है, झकड़ा मूल। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद व गन्ने में सहारा देने वाली मूल का नाम लिखो। अब बरगद और गन्ने के अंदर आपने देखा होगा तो जो सहारा देने वाली जो मूल है, तो जो सहारा देने वाले मूल है उसको अपन अपस्थानिक मूल कहेंगे। अब तीनों में अंतर है, आप ध्यान रखना। अपस्थानिक मूल ऊपर वाली दोनों मूल से थोड़ी अलग है। वे जड़ें जो मूलांकुर से न निकलकर पौधे की किसी अन्य भाग से निकलती है। जैसे आपने बरगद के अंदर देखा होगा, बरगद के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जड़ें निकलती है, इस प्रकार उसको सहारा देने वाली मूल है। बच्चे झूला भी झूलते हैं इसके अंदर। तो बरगद के जो पेड़ है उसके ऊपर से जो नीचे की तरफ जो जड़ें जाती है वो अपस्थानिक मूल है। और अपस्थानिक मूल का जो प्रकार है वो बरगद के अंदर उसको अपन प्रॉप रूट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, बरगद के अंदर पाई जाने वाली अपस्थानिक मूल क्या कहलाएगी, तो उसको अपन प्रॉप रूट कहते हैं। अपस्थानिक मूल की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कर लेना कि मूसला मूल और झकड़ा मूल ये दोनों मूलांकुर से निकलेगी, जबकि अपस्थानिक मूल मूलांकुर को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती है तो वह अपस्थानिक मूल है। और ये बरगद के अंदर जो अपस्थानिक मूल होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रॉप रूट। इसी प्रकार गन्ने के अंदर आपने देखा होगा, गन्ना है, मक्का है, इन पौधों के अंदर ये इस प्रकार से तने को सहारा देने के लिए ऊपर से स्टेम से ये जड़ें निकलती है जो मूलांकुर से नहीं निकलती। मेन ये तो झगड़ा मूल है ही अंदर और ये जो जड़ें निकलती है। तो मक्के के अंदर जो ये जो अपस्थानिक मूल है उसको अपन अवस्तंभ मूल के नाम से जानते हैं, अवस्तंभ मूल के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होंगे आप। जड़ें दो प्रकार की होती है, मूसला मूल और दूसरी कौन सी हो जाएगी, झकड़ा मूल। मूसला मूल के अंदर क्या हो जाएगा, मूलांकुर से प्राथमिक मूल निकलेगी,
जो लंबी होगी और मोटी होगी और उससे प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक मूलें निकलेगी। जबकि जो जकड़ा मूल होगी वहाँ मूलांकुर से जो प्राथमिक मूल निकलती है वो अल्पायु होगी और उसकी जगह अनेक जड़ें निकलती है, उसको अपन जकड़ा मूल कहेंगे। मूसला मूल का जो एग्जाम्पल है वो द्विबीजपत्री पौधे, सरसों भी एक प्रकार का द्विबीजपत्री पौधा है। और जो जकड़ा मूल के जो एग्जाम्पल है वो सारे के सारे कौन से पौधे हो जाएंगे, एक बीजपत्री पौधे। अब मूलांकुर के अलावा अगर कोई मूल निकल रही है पौधे के किसी अन्य भाग से तो वो कौन सी मूल हो जाएगी, अपस्थानिक मूल हो जाएगी। जैसे बरगद के अंदर जो रूट निकलती है वो प्रॉप रूट है, और उसी प्रकार जो गन्ने या मक्के के अंदर जो रूट निकलती है वो कौन से रूट हो जाएगी, अविस्तंभ मूल। ध्यान में रखना, प्रॉप रूट और अविस्तंभ मूल मूलांकुर से नहीं निकल रही। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल के कौन से क्षेत्र की कोशिकाएं सक्रिय होती है। तो पर मूल की क्षेत्र की कोशिकाएं देखने की बात करें तो पहले तो अपने को मूल के क्षेत्र याद रखना कि भाई कोई भी जड़ है तो जड़ का जो शीर्ष भाग होगा वो 4 क्षेत्र हो गए जड़ के। तो सबसे ऊपर वाला जो आगे की तरफ जो भाग है वो मूल शीर्ष, ठीक है। और मूल शीर्ष के ये पीछे वाली कोशिका, ये वाला यहाँ वाला जो रीजन है वो यहाँ की कोशिका थोड़ी एक्टिव ज़्यादा होती है। तो जो सेकंड वाला जो क्षेत्र हो जाएगा वो जड़ का कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, विभज्योतक क्षेत्र, विभज्योतक क्षेत्र। उसके बाद में, इसके बाद में ये जो इसके पीछे वाला जो है क्षेत्र, वहाँ की कोशिकाएं थोड़ी लंबी होगी, लंबाई वाली कोशिकाएं होगी। तो ये जो क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाएगा, दीर्घीकरण। और उसके बाद में लास्ट वाला जो जड़ का ऊपर वाला जो लास्ट वाला भाग है जहाँ से मूल रोम निकलते हैं, तो ये जो ऊपर वाला जो क्षेत्र होगा लास्ट, उसको अपन परिपक्वन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो मूल के कोई क्षेत्र पूछेंगे, मूल के क्षेत्र कितने होंगे, तो 4 है। पहला मूल शीर्ष, दूसरा विभज्योतक, तीसरा दीर्घीकरण और चौथा कौन सा हो जाएगा, परिपक्वन। अब हर क्षेत्र का एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मूल शीर्ष का, तो मूल शीर्ष को ध्यान रखना, ये बहुत ही कोमल होगा और इसको आगे एक संरचना द्वारा ये ढका होता है जिसको मूल गोप कहेंगे। मूल शीर्ष को ढकने वाली जो संरचना होगी वो क्या कहलाएगी, मूल गोप के नाम से जानते हैं। अब देखो अपन क्वेश्चन हल करते हैं कि मूल के कौन से क्षेत्र की कोशिका सक्रिय होती है। तो सक्रिय वाली जो कोशिका है वो दूसरा वाला क्षेत्र है, विभज्योतक की जो कोशिका है वो क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। फिर मूल गोप का कार्य क्या लगा, अभी मैंने बताया मूल शीर्ष कोमल होगा, तो वो जब जमीन के अंदर प्रवेश करता है तो वो क्षतिग्रस्त न हो जाए, तो उसको बचाने के लिए एक संरचना पाई जाती है, वो उसको अपन मूल गोप कहेंगे। तो मूल शीर्ष की रक्षा करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल शीर्ष की सुरक्षा का कार्य करती है। सबसे आगे की तरफ होगा, मूल शीर्ष को ढक के रखती है, मूल शीर्ष की सुरक्षा का जो काम है वो मूल गोप करता है। ये क्षेत्र से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, हर क्षेत्र का एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है जड़ों की लंबाई बढ़ाने वाला, क्योंकि कौन सा क्षेत्र है, तो ये जो तीसरा जो क्षेत्र है दीर्घीकरण वाला, लंबाई बढ़ाने वाला, क्योंकि यहाँ की कोशिकाएं लंबी होगी और जिसकी वजह से जड़ लंबाई के अंदर बढ़ती है, तो दीर्घीकरण क्षेत्र, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब ये जो ऊपर कभी विभज्योतक क्षेत्र आया था नंबर 2 वाला, ये कौन से क्षेत्र की कोशिका सक्रिय होती है, तो विभाजन करने की जो क्षमता होती है वो विभज्योतक क्षेत्र के अंदर होती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हर क्षेत्र का एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर है मूल रोम कौन से क्षेत्र में, ये चौथे क्षेत्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल रोम, जो मूल रोम पाए जाएंगे वो परिपक्वन क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मूल के 4 क्षेत्र है, चारों क्षेत्र के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखने कि मूल रोम कौन से क्षेत्र से निकलेंगे, तो परिपक्वन क्षेत्र से निकलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो जो 8वां क्वेश्चन है अपने पास में कि तने के किस भाग से पत्तियां निकलती है। तो अपन जानते हैं कि तने के अंदर 2 मेन भाग होते हैं, एक तो होती है पर्व संधि और एक होता है पर्व। पर्व संधि और पर्व का भी आपको अच्छी तरह से याद रखना। ये क्या होगा, जैसे ये तना है, जैसे मक्के के तने के अंदर गन्ने में स्पष्ट नजर आती है, इस प्रकार की जो गांठें होगी, तो ये जो गांठें होती है उसको क्या बोलेंगे, पर्व संधि। और 2 पर्व संधि के बीच का जो गैप है उसको अपन पर्व या इंटरनोड के नाम से जानते हैं। तो तने के किस भाग से पत्तियां निकलती है, नोड्स को या फिर पर्व संधि को या फिर गांठ कह सकते हैं। हिंदी में, प्योर हिंदी में गांठ और पोरिया बोलेंगे, वैसे पर्व तथा पर्व संधि बोलेंगे, नोड व इंटरनोड। चलो सर, नेक्स्ट, पत्तियां तने पर कौन से क्रम में लगी होती है, ये आपको क्रम बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना। हमेशा किसी भी तने पर जो पत्तियां लगती है उसका एक क्रम है, अग्राभिसारी क्रम।
ध्यान रखना, पत्तियों के लगने का जो क्रम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अग्र पिसारी। अब अग्र पिसारी का मतलब क्या है, जैसे ये कोई तना है, पहली पत्ती यहाँ लगी, फिर दूसरी लगी, तीसरी, तो जो नई पत्तियां है वो ऊपर की तरफ लगती जाएगी और पुरानी पत्तियां जो होगी वो नीचे की तरफ होगी, अर्थात पुरानी पत्तियां नीचे की तरफ और नई पत्तियां ऊपर की तरफ लगती रहती है। तो ये जो क्रम होगा वो कौन सा हो जाएगा, अग्र पिसारी। याद रखना, पुरानी पत्तियां नीचे और नई पत्तियां ऊपर की तरफ लगी रहती है, तो वो क्रम हो जाएगा अग्र पिसारी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पल्वाइनस। अच्छा क्वेश्चन है ये, पल्वाइनस किसे कहते हैं और इसका संबंध किससे, तो पल्वाइनस का संबंध पत्ती से। अगर आपने पत्ती की स्ट्रक्चर देखी होगी तो पत्ती की स्ट्रक्चर के अंदर 3 भाग होते हैं। ये पत्ती का जो हरा भाग है जो हवा में फैला हुआ होगा, चौड़ा जो भाग है वो स्तरिका कहलाता है, स्तरिका, इसको पर्ण फलक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में ये लंबा सा व्रंत है जिसकी सहायता से ये पत्ती तने से जुड़ी होती है, ये इसका पर्ण व्रंत है। एक पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्ण फलक, और ये जो भाग हो जाएगा पर्ण व्रंत हो जाएगा। उसके बाद में ये तने से लगी होती है और जहाँ से ये लगी हुई होती है वहाँ से ये वाला जो भाग है, जिस भाग की सहायता से पर्णव्रंत तने से लगा है या शाखा से लगा हुआ है, ये जो भाग होगा वो पर्णाधार कहलाता है, पर्णाधार कहलाएगा। ये अच्छी तरह से समझना आपको। तो ये जो कुछ पौधे ऐसे होंगे जिसके अंदर ये पर्णाधार फूला हुआ होगा, थोड़ा फूला हुआ होता है, तो उस फूले हुए पर्णाधार को अपन किस नाम से जानते हैं, पल्वाइनस। और पल्वाइनस का एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से याद रखना, लेग्यूम फूल। कुछ लेग्यूम पौधे हैं मटर जैसे, उनके अंदर पत्ती का जो पर्णाधार है वो फूला हुआ होता है, तो उसको अपन पल्वाइनस के नाम से जानते हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना, पल्वाइनस। चलो सर, उसके बाद में अगर अपन बात करें, और एक बात और कि भाई कुछ एक बीजपत्री पौधे होते हैं जिसके ये जो पर्णाधार होता है पूरे तने को घेरा हुआ रहता है, इतना बड़ा होगा कि चादर की तरह पूरे तने पर लिपटा हुआ होता है। जैसे इसमें गेहूं है, मक्के के अंदर है, तो ये एक बीजपत्री पौधों के अंदर पर्णाधार चादर की तरह तने को लपेटा हुआ रहता है। ये बात भी आप जरूर याद रखें। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो पत्ती का 11 क्वेश्चन है, पत्ती का कौन सा भाग पत्ती को, या पत्ती की जगह आप मैं स्तरिका शब्द लिख लो, ये स्तरिका वाला, पत्ती का कौन सा भाग पर्ण फलक या स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है, ये वाला भाग। पर्णव्रंत है वो लगातार पत्ती को हिलाता रहेगा ताकि इसको ताजी हवा मिलती रहे। चलो सर, स्तरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है 11 का आंसर ध्यान रखना, पर्णव्रंत है, ठीक है, ये स्तरिका, तो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरा विन्यास किसे कहेंगे, तो अगर अपन पत्ती की बात करें तो पत्ती पर शिराओं व सिरिकाओं का एक जाल सा रहेगा। ये जैसे कोई पत्ती है, पत्ती के अंदर ये मध्य शिरा है, मध्य शिरा से इस प्रकार से बहुत सारी शिराएं निकलेगी और शिराओं से सिरिकाएं निकलेगी। तो पत्ती पर शिराओं तथा सिरिकाओं के जाल को अपन क्या बोलेंगे, शिरा विन्यास कहेंगे। अब शिरा विन्यास 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो क्या हो सकता है जालिकावत, दूसरा कौन सा हो सकता है समानांतर शिरा विन्यास। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जालिकावत तो मैंने ये बना दिया, एक मध्य शिरा होगी और मध्य शिरा से इस प्रकार से साइड से बहुत सारे शिराएं व सिरिकाएं निकलेगी और एक जाल बनाएगी, तो वो तो क्या हो जाएगा जालिकावत। समानांतर के अंदर क्या हो जाएगा, ये सारी शिराओं व मध्य शिरा ये एक समानांतर, एक दूसरे के समानांतर होती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये इसमें कोई मध्य शिरा स्पर्श नजर नहीं आएगी और ये सब एक जाल जैसे एक दूसरे के ये समानांतर होती है। वो हो जाएगा जब शिरा व सिरिका एक दूसरे के समानांतर हो तो वो हो जाएगा समानांतर शिरा विन्यास। और जालिकावत के अंदर क्या होगा, मध्य शिरा से ये शिराएं व सिरिकाएं निकलकर एक जाल सा बनाती है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब जालिकावत शिरा विन्यास किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो ये जो द्विबीजपत्री जो डाइकोट्स प्लांट्स है, द्विबीजपत्री पौधे हैं, उनकी पत्ती जो होगी उस पर कौन सा शिरा विन्यास हो जाएगा, जालिकावत शिरा विन्यास। अगर अपन एक बीजपत्री पौधों की बात करें तो एक बीजपत्री पौधों की जो पत्ती होगी उस पर कौन सा शिरा विन्यास हो जाएगा, समानांतर शिरा विन्यास। ये आपको अच्छी तरह से समझना है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है ये, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, तो ये तय है कि अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया है तो शायद आपके ये क्वेश्चन यहाँ से तो बाहर नहीं जाएगा। मैंने सारे क्वेश्चन निकाल दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट मुझे जो लगे वो सब निकाल दिया है। तो जालिकावत द्विबीजपत्री
पौधों के अंदर देखने को मिलेगा, और समानांतर शिरा विन्यास जो होगा वो एक बीजपत्री पौधों के अंदर देखने को। चलो सर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की, कि निम्न में पत्ती का प्रकार लिखिए। अब जो पत्ती का जो प्रकार होगा, तो पत्ती की अगर अपन बात करें तो पत्ती जो होगी वो 3 प्रकार की होती है, सॉरी 2 प्रकार की होती है। एक जो पत्ती होती है वो सरल पत्ती, बिल्कुल सिंपल लीफ है, जैसे आम है, बरगद है, पीपल है, तो वो सरल पत्ती हो जाएगी इस प्रकार से। ये नॉर्मल लीफ है, सरल पत्ती। एक जो पत्ती होगी वो कौन सी हो जाएगी, संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि वास्तव में संयुक्त पत्ती होती क्या है। तो संयुक्त पत्ती के अंदर आपने देखा होगा, जैसे संयुक्त पत्ती के अंदर जो संयुक्त पत्ती होगी, उस संयुक्त पत्ती के अंदर आप अच्छी तरह से ध्यान रखोगे कि जैसे कि नीम की पत्ती देखी होगी, तो ये नीम की जो पत्ती होगी उसके अंदर इस प्रकार का मध्य शिरा होगी और पर्ण फलक पे कटाव हो जाएगा। कटाव इतना खतरनाक होगा कि सारी जो पर्ण फलक है वो छोटे छोटे पर्णकों के अंदर बटा हुआ नजर आता। ये वाली बात जैसे इमली के अंदर है, बबूल के अंदर है, वहां पे आपको ध्यान रखना है। ये जो सारा का सारा जो भाग है वो पर्ण फलक का भाग, ये जो भाग है ये मध्य शिरा है। ये आप अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से रखोगे। ये मध्य शिरा है और पर्ण फलक में क्या हो गया है, कटाव हो गया है, और कटाव इतना ज्यादा हो गया है कि वो कटाव मध्य शिरा तक पहुंच गया। अगर नॉर्मल अपने को नीम की पत्ती पूछे तो अपन यहाँ इस पर्णक को बता देंगे ये नीम की पत्ती। एक्चुअली नीम की पत्ती ये नहीं है, यहाँ से लगाकर ये इसकी मध्य शिरा है और पर्ण फलक पर बहुत सारे पर्णक छोटे छोटे लगे हुए होंगे, तो ये पूरी एक पत्ती होती है नीम की। ये कैसे, ये किस किस में मिलेगी, जैसे इमली के अंदर है, बबूल के अंदर है, ऐसी पत्ती आपने को देखने को मिलेगी। तो वो पत्ती कौन सी हो जाएगी, संयुक्त पत्ती। अब ये जैसे पत्ती नजर आ रही है तो इसको बोलते हैं पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। कौन सी पत्ती है ये, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, क्योंकि पंख जैसी नजर आ रही है तो ये हो जाएगी पिच्छाकार संयुक्त। और कुछ वृक्ष हो गए जैसे सिल्क कॉटन वृक्ष है, उसके अंदर ये जैसे पर्णवृंत का ये पर्णवृंत है। अब जो ये पर्ण फलक का कटाव इस प्रकार होगा कि सारे के सारे जो पर्णक होंगे वो पर्णवृंत के शीर्ष पर उपस्थित होते, तो ये हस्ताकार, ये पर्णवृंत हो जाएगा। ये पूरा पर्ण फलक था, अब इसका कटाव ऐसा हो गया कि पर्णक सारे के सारे पर्णवृंत के शीर्ष पे नजर आ रहे। ये जो पत्ती होगी उसको अपन हस्ताकार संयुक्त पत्ती बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पत्ती 2 प्रकार की होती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। हस्ताकार संयुक्त हाथ जैसी नजर आ रही है, पंख जैसी नजर आती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, पिच्छाकार संयुक्त। अब आपको देख के आराम से बता सकते हो। बताओ, आम की जो पत्ती होगी वो बिल्कुल सिंपल सी होती है, तो उसको अपन सरल पत्ती कहेंगे। आम की जो पत्ती होगी वो सरल है। इस प्रकार जो बरगद है, पीपल है, इनकी जो पत्ती होती है वो कैसे कहलाएगी, सरल पत्ती है। नीम की ध्यान रखना, नीम के अंदर ये पत्ती नहीं है। आप ऐसे बनाते होंगे नीम के अंदर, ये इसकी एक पत्ती नहीं है, ये इसका एक पर्णक है। तो नीम के अंदर जो पत्ती होगी वो संयुक्त है, पिच्छाकार संयुक्त। नीम के अंदर जो पत्ती पाई जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, पिच्छाकार संयुक्त। और इमली के अंदर पाई जाएगी तो वो भी, इसके अंदर भी पत्ती का प्रकार कौन सा हो जाएगा, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती हो जाएगी। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। चलो सर, नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ण विन्यास किसे कहते हैं और इसके प्रकारों के नाम लिखो, उदाहरण लिखिए। तो पर्ण विन्यास क्या होगा, तने पर या शाखा पर पत्तियों का लगने का जो क्रम है, कि पत्तियां किस क्रम में लगी हुई होगी, लगने के क्रम को अपन क्या बोलेंगे, पर्ण विन्यास कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा है। पत्तियों के लगने का क्रम, अब ये 3 प्रकार का हो सकता है। पहला जो क्रम होगा, वो जो क्रम होगा उसको अपन एकांतर क्रम कहेंगे। कौन सा क्रम है, एकांतर क्रम। दूसरा जो क्रम होगा उसको अपन सम्मुख कहेंगे, सम्मुख। तीसरा जो क्रम होगा उसको अपन चक्रिक कहेंगे। पर्ण विन्यास 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा,
एकांतर, सम्मुख और चक्रिक। अब एक ये क्या हो जाएगा, एकांतर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना कि ये जैसे कोई पौधा है, ये जैसे कोई शाखा है, इस पर पत्तियां लगी हुई है, तो ये पर्व संधि में बना लेता हूँ। एक पर्व संधि, दो पर्व संधि, ये मैंने एक पर्व संधि इधर से निकली, तो दूसरी पर्व संधि अगले वाली दूसरी पत्ती इस पर्व संधि से इस तरफ निकलेगी, फिर तीसरी पत्ती इस पर्व संधि से इस तरफ निकलेगी, नेक्स्ट अगली पर्व संधि पर ऐसे। तो पत्तियां जब एकांतर क्रम एक इधर लगी हुई होती है, तो ऐसा जो पर्ण विन्यास है वो कौन सा कहलाएगा, एकांतर क्रम कहलाएगा। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, एग्जाम्पल ही पूछते हैं एग्जाम में, आपके परिभाषा नहीं पूछेंगे, आपके केवल एग्जाम्पल पूछेंगे कि एकांतर क्रम किस में पाया जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से रखना। एक तो गुड़हल, ये सारे के सारे एग्जाम्पल ही याद करने हैं आपको, इसके बाद एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे, कि अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया तो यही पूछेंगे, गुड़हल, सरसों और सूरजमुखी। इन तीनों के अंदर कौन सा पर्ण विन्यास देखने को मिलेगा, एकांतर पर्ण विन्यास। सम्मुख के अंदर क्या होगा, ये जैसे एक पर्व संधि है, इसके इधर भी पत्ती लगी हुई है, इधर भी पत्ती लगी हुई है, आमने सामने, सम्मुख का मतलब आमने सामने, हर पर्व संधि पर दो पत्तियां लगी हुई होगी और दोनों वो आमने सामने होगी, तो ऐसा जो पर्ण विन्यास होगा वो क्या कहलाएगा, सम्मुख पर्ण विन्यास कहेंगे। और ये किसके अंदर होता है, आप आंकड़े को देखना, कैलोट्रोपिस को, आँख है, अमरूद है, उसके अंदर ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप इन्हीं एग्जाम्पल को याद करके जाए। यही एग्जाम्पल आपको पूछेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे आँख के अंदर पर्ण विन्यास किस प्रकार का पाया जाता है। चक्रिक के अंदर बात करें तो चक्रिक के अंदर हर पर्व संधि पर बहुत सारी पत्तियां होगी और एक चक्र का निर्माण करेगी। एक पर्व संधि पर अनेक पत्तियां और एक चक्र के रूप में मिलेगी। तो ये इस प्रकार का जो पर्ण विन्यास कौन सा हो जाएगा, चक्रिक पर्ण विन्यास हो जाएगा। एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल लिखा, एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया पौधे के अंदर इस प्रकार का चक्रिक पर्ण विन्यास देखने को मिलते हैं। तो एल्स्टोनिया आपको याद रखना, बाकी कोई याद नहीं करना। तो ये पत्तियों का जो प्रकार है, एकांतर, सम्मुख और चक्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, कौन से पौधे में पत्तियां सुरक्षा के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती है। सुरक्षा के लिए कांटों में रूपांतरित हो रही है नागफनी के अंदर। आपने नागफनी देखा होगा, नागफनी के अंदर पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो गई है और पूरा तना हरा हो गया है। वहां पर पत्तियां तो है ही नहीं, तना प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ऐसे तने को अपन पर्णाभ स्तंभ के नाम से जानते हैं। बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनोगे कि नागफनी के अंदर पत्तियां कांटों के अंदर रूपांतरित हो गई है, पूरा तना हरा है और तना खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लग जाए, तो ऐसे तने को पर्णाभ स्तंभ के नाम से जानते हैं। 17वें क्वेश्चन की बात करें, उन पौधों का नाम लिखिए जिसमें पत्तियां भोजन संचय का कार्य करती है। ये तो आपको आता है, प्याज है, लहसुन है, इनके अंदर जो पत्तियां है वो भोजन संचय करके फूल जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मोर्फोलॉजी के। 17 क्वेश्चन ये हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 18वां क्वेश्चन, पुष्प क्रम किसे कहते हैं। पर्ण विन्यास, जिस प्रकार पत्तियों के लगने को क्रम को अपन पर्ण विन्यास बोलते हैं, पुष्प के लगने के क्रम को अपन क्या बोलेंगे, पुष्प क्रम कहेंगे। जैसे ये पुष्प लग रहे हैं, पुष्प व्रंत पे पुष्पीय अक्ष पे जब पुष्प के लगने के जो क्रम होगा वो क्या कहलाएगा, पुष्प क्रम कहलाएगा। कितने प्रकार का होता है तो आपने ये पढ़ा होगा अच्छी तरह से। एक होता है असीमाक्षी, और एक जो पुष्प क्रम होगा उसको अपन ससीमाक्षी के नाम से जानते हैं। ससीमाक्षी पुष्प क्रम दो प्रकार का होगा, असीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्प। अब अंतर क्या है, असीमा जिसकी कोई सीमा नहीं है, जैसे ये पुष्पीय अक्ष है, ये लगातार वृद्धि करता रहेगा। पहला पुष्प ये, पहला, दूसरा पुष्प ये, फिर ये, तीसरा। तो इस प्रकार से पुष्प लगेंगे। ये पुराने पुष्प नीचे की तरफ लगेंगे और नए नए पुष्प आगे की तरफ लगते जाएंगे। इस प्रकार का अगर पुष्प क्रम है तो वो कौन सा कहलाएगा, असीमाक्षी पुष्प क्रम कहेगा। ससीमाक्षी जो पुष्प क्रम होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, ससीमाक्षी के अंदर ये पुष्पीय अक्ष है, उसके ऊपर सबसे पहले यहाँ फ्लावर लगे, नंबर 1 यहाँ लगेगा। ये लगने से अक्ष की वृद्धि रुक जाएगी। अब दूसरा पुष्प यहाँ लगेगा, तीसरा यहाँ लगेगा, चौथा यहाँ लगेगा। तो यहाँ उल्टा है क्रम, यहाँ पुष्प के लगने का क्रम ऊपर से नीचे की तरफ, ससीमाक्षी। तो जब पुष्प ऊपर से नीचे की तरफ लगते हैं तो इस क्रम को अपन बोलते हैं तलाभिसारी।
बिल्कुल अच्छी तरह से ये क्वेश्चन याद करके जाए, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा है। तलापिसारी, जब पुष्प ऊपर से नीचे की तरफ लगते हैं, अर्थात पुराने पुष्प ऊपर और नए पुष्प नीचे की तरफ होंगे, तो ये क्रम कौन सा हो जाएगा? तलापिसारी। लेकिन 80 मार्क्स के अंदर उल्टा है, पुष्प का क्रम लगने का जो क्रम है वो नीचे से ऊपर की ओर, ये जो क्रम होगा उसको अपन अग्राभिसारी कहेंगे। दो क्रम हो जाएंगे। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछते हैं, 80 मार्क्सी में पुष्प के लगने का क्रम कौन सा है? तो तलाभिसारी है। 80 मार्क्सी में कौन सा? अ से अ याद रखना, अग्राभिसारी, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इधर भी अ है और इधर भी अ है, तो बस बाकी 80 मार्क्सी का तो तल हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। देखो ये क्वेश्चन आ गया, 80 मार्क्सी पुष्प क्रम में पुष्प कौन से क्रम में लगे होते हैं? 80 मार्क्सी में तो अ से अ याद रखना है, तो क्रम कौन सा हो जाएगा? अग्राभिसारी। और अग्राभिसारी मैंने आपको बता दिया है कि पुराने पुष्प नीचे की तरफ होंगे, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर पुष्प लगेंगे। 80 मार्क्सी पुष्प क्रम में पुष्प कौन से क्रम में लगे होंगे? 80 मार्क्सी के अंदर ये उल्टा है, ऊपर से नीचे की तरफ लगे होंगे। और जब ऊपर से नीचे की तरफ पुष्प लगते हो तो वो क्रम कौन सा हो जाएगा? तलापिसारी क्रम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, निम्न की परिभाषा लिखो। ये टेक्सोनॉमी के भी क्वेश्चन है। तो पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे? तो ऐसा पुष्प जिसके अंदर पुमंग है, सॉरी पूर्ण पुष्प की अगर अपन बात करें तो अगर व्यवस्थित चले, ऐसा पुष्प जिसके अंदर अपने को बाह्य दल पुंज भी देखने को मिले, जिसके अंदर दल भी हो, जिसके अंदर पुंकेसर भी हो और जिसके अंदर स्त्री केसर भी हो, ऐसा पुष्प जिसमें ये चारों भाग उपस्थित हो, बाह्य दल, दल, उमंग और जया, ऐसे पुष्प को अपन क्या बोलेंगे? पूर्ण पुष्प के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित किसे कहेंगे? ऐसा पुष्प, जैसे ये कोई पुष्प है, अगर आप इसको यहाँ से काट रहे हो, काटने में ध्यान रखना केंद्रीय अक्ष से गुजरना चाहिए, काटने की जो रेखा है वो केंद्रीय अक्ष से गुजर रही है। ऐसा पुष्प जिसको केंद्रीय अक्ष से काटने पर वो दो समान भागों में बट जाए, तो वो सारे के सारे पुष्प कौन से हो जाएंगे? त्रिज्या सममित पुष्प हो जाएंगे। और त्रिज्या सममित पुष्प का जो प्रतीक है, आप जरूर ध्यान रखना, ये जो प्रतीक है वो त्रिज्या सममित है। और किसी तल से काटने पर वो एक निश्चित तल से अगर काटोगे, बिल्कुल मैं वापस बोल रहा हूँ, यदि पुष्प को किसी भी तल से काटने पर वो दो समान भागों में बट जाए तो कौन सा हो जाएगा? त्रिज्या सममित है, जाइगोमॉर्फिक है, सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक है। और यदि किसी एक निश्चित तल से काटोगे, वहीं से काटने पर वो दो समान भागों में बट रहा है, उसको अपन एक व्यास सममित कहेंगे। एक व्यास सममित का ये प्रतीक है। एक व्यास सममित के अंदर ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है भाई, पुष्प त्रिज्या सममित है या एक व्यास सममित क्या होगा, इसकी परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद रखनी। एग्जाम्पल याद रखने हैं त्रिज्या सममित के, कुछ एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो सरसों है, धतूरा है, मिर्च है, ये सारे के सारे जो पुष्प होंगे वो एक व्यास त्रिज्या सममित है। एक व्यास सममित के अंदर आपको याद रखना मटर, मटर का पुष्प, गुलमोहर, सेम, केसिया, ये आपको स्पेशल एग्जाम्पल ये याद करने हैं, इसी में से पूछेंगे आपको। ये बुक्स के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से दिए हुए हैं। तो मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया, इसके अंदर पुष्प कैसा? एक व्यास सममित, किसी एक तल से काटने पर वो दो समान भागों में बट जाएगा। चलो सर, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विलिंगी। द्विलिंगी तो हम जानते हैं, ऐसा पुष्प जिसके अंदर पुंकेसर व जायांग, पुमंग व जायांग दोनों उपस्थित हो, वो पुष्प क्या कहलाएगा? द्विलिंगी कहलाएगा। चलो सर, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस आपको याद रखना है, सारे टेक्सोनॉमी के शब्द हैं। हाइपोगाइनस के अंदर क्या होगा? हाइपोगाइनस ये जैसे स्त्री केसर वाला भाग है, अंडाशय है। जब पुष्प के अन्य भाग कौन कौन से? बाह्य दल, दल और पुंकेसर अंडाशय के नीचे से निकलते हुए प्रतीत होते हैं, अंडाशय के नीचे से निकलते हैं, तो ऐसे पुष्प को अपन क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस पुष्प कहेंगे। और ऐसा अंडाशय क्या कहलाएगा? उदरवती अंडाशय। अंडाशय ऊपर है और बाकी जो भाग है तीनों वो अंडाशय के नीचे से निकलते हैं, तो ऐसे पुष्प को अपन हाइपोगाइनस पुष्प कहेंगे। चलो नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन अपन देखते हैं कि निम्न प्रतीकों के
अर्थ बताइए। बिल्कुल, तो ये तो प्रतीक है, इसका अर्थ आप जानते हो, इसके ये द्विलिंगी का है, द्विलिंगी, द्विलिंगी फ्लावर का ये प्रतीक है। ये एक लिंगी का है, एक लिंगी में भी वो है जिसके अंदर केवल पुंकेसर है उपस्थित है। ये जो ऊपर वाला तीर किया हुआ एक लिंगी है, पुंकेसर वाला। ये वाला जो है वो भी किसका है, एक लिंगी का। और इसके एक लिंगी है, लेकिन ये कैसा है, स्त्री केसरी। ये साइन आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि कौन से साइन का अर्थ क्या है। ये अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, एक्टिनोमॉर्फिक है, त्रिज्या सममित है, पुष्प को दो समान भागों में बांट सकते, तो त्रिज्या सममित। ये प्रतिशत जैसा साइन नजर आ रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, एक व्यास सममित, एक व्यास। ईबीआर असहपत्री, यदि पुष्प के अंदर सहपत्र अनुपस्थित है, वो कौन सा हो जाएगा, असहपत्री। बीआर पुष्प के अंदर सहपत्र उपस्थित है, ब्रैक्ट, ये हो जाएगा ब्रैक्टिएट सहपत्र। K4, अब ये K4 का मतलब यार बाह्य दल की संख्या कितनी है, 4 है। बाह्य दल की संख्या कितनी है, 4 है, और चारों आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर ये कोष्टक नहीं है, इसका मतलब बाह्य दल 4 है और चारों आपस में जुड़े हुए नहीं है। ये जो C5 है, इसका मतलब देखो, C का मतलब हो जाएगा दल, दल की संख्या कितनी है, 5 है, और कोष्टक किया हुआ, इसका मतलब ये पांचों के पांचों दल आपस में जुड़े हुए हैं, तो संयुक्त दली कंडीशन, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चलो, उसके बाद में निम्न दल विन्यास के चित्र बनाए। वैसे एग्जाम में चित्र तो नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कोर स्पर्शी के अंदर दलों के जो किनारे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच करते हैं। दलों के किनारे जब एक दूसरे को टच करते हैं तो वो विन्यास कौन सा हो जाएगा, कोर स्पर्शी। कोर शादी में क्या होगा, एक दल के दोनों किनारे दोनों अंदर है, एक दल होगा जिसके दोनों किनारे बाहर है, और दूसरा जो दल होगा उसका एक सिरा तो अंदर होगा और एक सिरा बाहर होगा। इस प्रकार से ये थोड़ा वेबसाइट देख लेना। इसके अंदर जो एक दल के दोनों सिरे अंदर होंगे, एक पूरा दल के दोनों सिरे बाहर होंगे, बाकी जो दल होंगे एक सिरा अंदर है। इस प्रकार से थोड़ा सही नहीं बना है शादी के अंदर। कोर शादी के अंदर आपको ध्यान रखना कि एक जो दल होगा इसके दोनों सिरे क्या हो जाएंगे, बाहर। एक दल ऐसा होगा इसके दोनों सिरे क्या हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे, ये दोनों अंदर है। बाकी तीन होंगे, उसका एक सिरा अंदर है, एक सिरा बाहर होगा। इस प्रकार से वापस मैं कह रहा हूं, एक दल ऐसा होगा जिसके दोनों सिरे बाहर है, एक दल ऐसा होगा जिसके दोनों सिरे अंदर है, तीन ऐसे होंगे इसका एक सिरा बाहर है एक अंदर है। देख लो, इसका बाहर है ये अंदर है, इसका बाहर है ये। इस प्रकार से का विन्यास होगा वो कौन सा कहलाएगा, गोचारी। व्यावर्तित के अंदर ध्यान रखना, एक सिरा अंदर है और एक सिरा बाहर है। जैसे ये मैं बनाऊं इस प्रकार से, ये दल है, इसका एक सिरा अंदर है, ये बाहर है, ये इसका एक सिरा अंदर है, एक सिरा बाहर है। तो इस प्रकार के 500 दलों का विन्यास इस प्रकार होगा कि एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर होगा, वो क्या कहलाएगा। चौथा है वेक्जिलेरी, लेग्यूमिनेसी कुल की विशेषता है, जिसके अंदर एक बड़ा सा दल होगा, मानक बोलेंगे जिसको, दो दल होंगे वो पार्श्व होंगे, तो ये एक नंबर का है। ये दूसरा और तीसरा जो होंगे वो पार्श्व कहलाएंगे, और चौथा और पांचवा आपस में जुड़े हुए होंगे। इस प्रकार से ये चौथा और पांचवा आपस में जुड़े हुए होंगे, ये चौथा है और ये पांचवा आपस में। तो ऐसा विन्यास है तो वो कौन सा कहलाएगा, वेक्जिलेरी विन्यास के नाम से जानते हैं। चलो नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है कि निम्न पुष्प सूत्र द्वारा पुष्प की विशेषता लिखनी है। अब जैसे ईबीआर का मतलब तो जानते थे, ये पुष्प असपत्री है, ये साइन किया हुआ मतलब वो कैसा है, त्रिज्या सममित है, ये द्विलिंगी है, बाह्य दल की संख्या 5 है और पांचों आपस में जुड़े हुए, तो संयुक्त बाह्य दली है। दल भी 5 है लेकिन वो पृथक दली है, तो ये इसकी कंडीशन हो जाएगी।
आज के लिए अपन इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम इसके आगे वाले पार्ट को हल करेंगे। धन्यवाद।